सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत हैं। नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे दो अहम मामलात के हवाले से। एक तो आज़ाद कश्मीर में होने वाले इलेक्शन, जिसमें बार बार बात ये की जा रही है कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर को इमरान खान सूबा डिक्लेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बड़ी इकनॉमिक सिचुएशन है कि क्या आज़ाद कश्मीर की जो हैसियत है उसको पाकिस्तानी हुकूमत भी सूबा डिक्लेयर करने की कोशिश कर रही है, तो फिर जम्मू कश्मीर और आज़ाद कश्मीर हमेशा के लिए अलग होते हुए नज़र आएंगे। और दूसरा एक बड़ा अहम मामला है और वो हुआ है अली अमीन गंडापुर ने जो बात की है जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी गद्दार और नवाज शरीफ को भी चोर डाकू के। उसके बाद सेनेट पे खासी बरहमी का इजहार किया गया कि साबिक वज़ीर आज़म पर इस तरह के मामलात होंगे तो फिर मामलात ज़्यादा पेचीदा और ज़्यादा ख़तरनाक होंगे। पार्लियामेंटेरियन या वज़रा हमेशा से जब गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो उन पर ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा होती है गुफ्तगू के दौरान, लेकिन हमने देखा कौमी असम्बली के इजलास हों या सेनेट में इस किस्म की गर्मा गर्मी वहाँ भी है। सियासी जलसों में तो बहुत कुछ बोला जा रहा होता है, लेकिन जब पार्लियामान के अंदर जो सूरत हाल आ जाए तो फिर वहाँ मामलात बिगड़ जाते हैं। और अगर जलसों के अंदर होने वाली बात को भी पार्लियामान में लेकर आया जाए तो हालात और भी मज़ीद पेचीदा होते थे, क्योंकि हुकूमत वक्त जो है वो इस वक्त इंतखाबी तरमीमी बिल के हवाले से काम कर रही है, तो उसे अपोजिशन की भी ज़रूरत है। बार बार इमरान खान ये कहते हैं कि हम ऐसा इलेक्शन करवाना चाहते हैं जिस पर किसी को कोई एतराज़ ना हो, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की तरफ जाना चाह रहे हैं, शफाफ इलेक्शन की बात हो रही है। लेकिन अगर ऐसे ही मामलात में हो तो क्या अपोजिशन हुकूमत का साथ देगी या नहीं, एक ये मामला है। साथ ही साथ इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से जो तरमीमी बिल 2021 है उसमें नई तरमीम लाने का फैसला कर लिया गया हुकूमत की जानिब से। ज़रा ये बता रहे हैं कि कौमी असम्बली से मंजूर होने वाले वज़ारत कानून से मुशावरत ही नहीं की गई है। इलेक्शन कमीशन और अपोजिशन के एतराज़ात का वज़ीर आज़म ऑफिस में तफसीली जायज़ा लिया गया है। वज़ीर आज़म ने वज़ारत पार्लिमानी उमूर को वज़ीर कानून और आइनी माहिरीन से मुशावरत की हिदायत जारी कर दी है। तो क्या मामला है कि उजलत में इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो हुकूमत क्यों कर रही है कि अगर एक तरमीमी बिल है जिसको बहुत ज़्यादा क्रेडिट लेने की भी हुकूमत कोशिश कर रही है, उस पर पहले ही कानूनी सुकम रख कर ये चीज़ें क्यों लाई जा रही हैं, आज इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। अखुनज़ादा चटान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। चटान साहब आपका बहुत शुक्रिया। गौस बख्श न्याजी साहब पाकिस्तान मुस्लिम नून के हमारे साथ रहनुमा मौजूद हैं। सेनेटर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नदीम कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं नदीम कुरैशी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। अच्छा, सबसे पहले अखुनज़ादा चटान साहब से हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। चटान साहब, ये आज सेनेट में जो कुछ हुआ है बड़ी गर्मा गर्मी हुई और रज़ा रब्बानी साहब ने बड़े सख्त पर कहा कि अगर इस किस्म के साबिक़ वज़ीर आज़म के हवाले से ये बातें होंगी तो फिर यहाँ फिर हमारी ज़बानें भी नहीं छुपेंगी। लेकिन मामला ये है कि सर ये भी बात फिर की जाती है कि अगर तारीख़ के अंदर किसी के लिए कोई चीज़ मुतनाज़ है तो वो गुफ्तगू उसके हवाले से की जाए तो उसमें क्या है। अगर हम साबिक़ वज़ीर आज़म हों या पाकिस्तान के बड़े बड़े लोग हों तो उनके बारे में बिल्कुल बात न करें, हिस्ट्री को बिल्कुल रोक दिया जाए या उसको छुपा लिया जाए, क्या ये करना मकसूद है? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्टांस है इस पर? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, बात करना चाहिए, हर मौजू पे बात करना चाहिए, लेकिन बात के लिए पार्लिमानी अल्फाज का इस्तेमाल जरूरी है, बात के लिए दलील जरूरी है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि आज से चंद साल पहले जो हमारे इस्टेब्लिशमेंट ने सारे पाकिस्तान से कचरा इकट्ठा करके और उसको एक कचराघर में जिसका नाम PTI है इसमें डाल दिया, तो कश्मीर में इस कचराघर से एक गलीज कीड़ा है वो उड़जान का मुंह खोलता है, वो गटर के ढक्कन का मुंह खोलता है और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब पे ऐसे इल्जामात लगाते हैं, उसको गद्दार कहते हैं। तो आप मुझे बताएं कि क्या शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जिन्होंने 90,000 फौजी इंडिया के कैद से रिहा करके अपने मुल्क लाए, इंडिया से डिक्टेटरों से छीना हुआ जमीन वापस कर दिया, पाकिस्तान को एक इतनी ताकत बनाया
और भुट्टो शहीद सिर्फ पीपल्स पार्टी का मोहसिन नहीं है, भुट्टो शहीद इस मुल्क का मोहसिन है। उन्होंने मुझे भी जबान दिया है, इस मुल्क को आईन दिया है, इस मुल्क को जमहूरी सेटअप दिया है, इस मुल्क के अवाम को पाकिस्तानी होने का हक दिया है, इस मुल्क के अवाम को वोट का हक दिया है कि आपको ये हक हासिल है कि आप अपनी मर्जी से इस मुल्क में इंतखाब करें। तो अगर इस तरह की शख्सियत के बारे में गैर पार्लिमानी अल्फाज, गैर दलील के अल्फाज इस्तेमाल होंगे तो आप खुद बताइए कि फिर सियासी माहौल कैसा होगा और सियासी माहौल कैसा बनेगा। मैं तो अपनी पार्टी से आज अभी 5 बजे मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इसमें मैं चेयरमैन से यही मुतालबा करूंगा। इसमें अपने पार्लिमानी सदर जरदारी साहब से मेरा यही मुतालबा होगा कि जब तक इस गलीज को वजारत से नहीं निकालते हैं, जब तक ये गलीज इंसान अपनी कोई हुई गलाजत पे माफी नहीं मांगते हैं, PTI के साथ पार्लियामान के अंदर हर किस्म के ताल्लुकात को ख़त्म किया जाए। सही, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये मुतालबा कर सकती है कि हर किस्म के पार्लियामान के अंदर ताल्लुक़ को ख़त्म किया जाए, लेकिन ये गद्दारों के मामलात जो हैं ये बड़ा आसानी से किसी पर भी लगाने की एक रविश चल निकली है। नदीम कुरैशी साहब वफाकी वज़ीर हों, इंतखाबी जलसे में खड़े होकर किसी को भी गद्दार कह दें, तो ये भी इस पर भी तो होना चाहिए कि जैसे जिसको अदालत ने पाकिस्तान की गद्दार न करार दिया हो, जिसको किसी अदालत से गद्दारी का कोई सर्टिफिकेट किसी पार्लियामान से नहीं मिला, उसको इंतखाबी जलसों में खड़े होकर इस तरह से वो भी एक मुंतखब वज़ीर आज़म को गद्दारी जैसे लक़ब देना, ये वज़रा का काम है सर? ये किसी को भी सर्टिफिकेट बांटे जा सकते हैं? हेलो नदीम कुरैशी साहब, आप सुन सकते हैं जी? अगर इजाजत हो तो मैं 2 बातें करना चाहता हूँ। मैं चितान साहब आपके पास आता हूँ, कुरैशी साहब के इंटेक ले लें जी। जी मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही, मुझे ऑडियो का इशू है जी। कुरैशी साहब आप अगर सुन सकते हैं तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि एक वफाकी वज़ीर हो, वो इंतखाबी जलसे में खड़ा हो, और एक साबिक वज़ीर आज़म जिसे किसी अदालत ने कोई सज़ा न दी हो इस चक्कर में कि वो गद्दार है, तो उसे गद्दारी के लक़ब से वहाँ खड़े होके बोलना ये जायज़ है? किसी भी वफाकी वज़ीर के लिए सिर्फ़ और सिर्फ तकरीर कर लिया जाए, जोश दिला लिया जाए, ये हो सकता है सर? जी कुरैशी साहब। नदीम कुरैशी साहब को आवाज़ नहीं जा रही है जी। टेक्निकल टीम को कहेंगे आवाज़ को चेक करें कि क्या इशू है। मैं गौस मोहम्मद न्याजी साहब से बात कर लेते हैं। गौस मोहम्मद न्याजी साहब, आपके भी लीडर इमरान खान साहब पर माफ़ कीजिएगा नवाज शरीफ साहब पर तनकीद हुई है, डाकू को करार दिया गया है, लेकिन बहरहाल नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान की एक अदालत ने उन्हें मुजरिम करार दिया, उन्हें सज़ा दी गई है। ये तो एक मामला है कि वो कहते हैं कि वो मुजरिम हैं, उनको सज़ा दी गई है, वो अपने बारे में नहीं बता सके, उन्होंने झूठ बोला है और वो मुजरिम हैं। लेकिन बहरहाल उस मुजरिम के हवाले से इंतखाबी जलसों में भी बात हो रही है, आपके वो लीडर हैं। लेकिन सवाल आपसे है, ये आपकी कैंपेन के अंदर बार बार आज़ाद कश्मीर को सूबा बनाने के हवाले से जो बात हो रही है कि इमरान खान इसको सूबा बना रहे हैं, इसको सूबा बना रहे हैं, ये अचानक इंतखाबी जलसे में आप लोगों की ये निशानदी हुई। इससे पहले ऐसी कोई बात आपकी जमात की ना किसी पार्लियामान के अंदर आई कि हुकूमत ऐसा कुछ कर रही है? कौन सी ऐसे डॉक्यूमेंट्स, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पास जो बड़ी ख़तरनाक किस्म की मरीम नवाज साहिबा खबर दे रही हैं जलसों में खड़े होकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, बात यह कि पहले जिससे पहले गिलगित बल्तिस्तान का इशू हुआ जी, और उससे पहले हमारी अस्करी क़यादत थी, उन्होंने जितनी सियासी पार्टी थी उसकी लीडर्स को बुला के ब्रीफ किया कि हम इसको एक बनाना चाहते हैं। उनका ये ख्याल था क्योंकि जियो स्ट्रेटेजिक जो ड्रिफ्ट है या जियो पोलिटिकल जो सिस्टम में चेंज हो रही है तो उस हिसाब से होना चाहिए। तो उस पर साफ तरह से एग्री हो गए थे कि इलेक्शन। लेकिन बड़ी एक हमें हैरान हुई कि 6 दिन बाद इमरान खान साहब जाते हैं गिलगित बल्तिस्तान और वहाँ सूबे का ऐलान कर देते हैं। तो उस वक्त ये बात निकली थी कि इमरान खान या उनका ये आइडिया है कि आज़ाद कश्मीर को भी सूबा बना दिया जाए। अब हमें यही लग रहा है कि अब जो
ये अगले 3 दिन में 17, 18, 19 को जलसे करने जा रहे हैं, ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए जो है, और वहाँ जाके जी सूबे का ऐलान शायद करेंगे। लेकिन मुझे ये दुख की बात है कि आज़ाद कश्मीर मसला जो है वो तमाम सियासी पार्टी का मुश्किल पाकिस्तान का है, इसमें तब इस पे ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट जो है वो बात होनी चाहिए, तमाम सियासी पार्टी को जमात में लेके आप जाके फिर जाके वहाँ ऐलान करें, तो ये होता है। ये एक सियासी पॉइंट स्कोरिंग करने जा रहे हैं और सूबे का ऐलान करेंगे, और ये बिल्कुल ही एक, मैं कहता हूँ कि बहुत ही सख्त बात है। इसमें तमाम सियासी पार्टियों को, कश्मीरियों को, जो राजा फरूक हैदर है अभी जो कि अगस्त टेनोर पूरा हो गया है, अगर उनकी मर्जी के बगैर अभी वो जब तक इलेक्शन है वो वजीर आजम है, उनको पूछे बगैर अगर वो ऐलान करते हैं तो मेरे ख्याल में हमारी हमें बड़ी बदकिस्मती होगी। लेकिन चीजें मुख्तलिफ नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान जी, नियाज़ साहब, गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में उन्हें एक सूबे की हैसियत आईनी तौर पर एक दी गई थी, सूबा नहीं बनाया गया, ये तो उस दौर में भी दे दी गई थी गिलगित बल्तिस्तान। लेकिन आज़ाद कश्मीर के मामलात बड़े मुख्तलिफ हैं, तो यहाँ तो हुकूमत जो है वो कैसे ये इतना बड़ा ऐलान कर सकती है? खान साहब से आप कोई भी तवक्को कर सकते हैं। ये जाके उस भी जो रिसेंट एक उसने HP और टीवी पे जो इंटरव्यू दिया है, वहाँ उसने कहा है कि हम कश्मीरियों का जो हल है वो कश्मीरियों की मर्जी के मुताबिक करना चाहते हैं, और अब अगर यहाँ जाके एक अपनी मर्जी ठोंस आते हैं, ऐलान करते हैं कि हम मनसूबा बना रहे हैं, मेरे ख्याल में ये कश्मीरियों के खून से जो है वो गद्दारी होगी, और हम इसको कभी तस्लीम नहीं करेंगे। और हम रिक्वेस्ट करेंगे उस हुकूमत से कि खुदारा हमारे मुल्क का जो हालत आपने बनाई है, जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है या और समाजी सूरत हाल किस तरह आपने तबाह के, खुदा कश्मीर जैसे मसले को जो है आप उसको सियासत की भीड़ ना चढ़ें और सियासी पॉइंट सोर ना करें। आप पार्लियामेंट में इस फैसले को लें और पार्लियामेंट में शिका ये बड़ा अहम मामला होगा। गौस मोहम्मद नियाज़ साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये इतना वज़ीर आज़म के खड़े होकर ये ऐलान नहीं हो सकता, बैठे ये कोई मंसूबा तो है नहीं है जिसका खड़े होकर वो ऐलान कर दें। लेकिन मैं ये दोनों चीज़ें हैं, मैं जानना चाहूँगा नदीम कुरैशी साहब से। कुरैशी साहब, पहला सवाल तो ये है कि ये वफाकी वज़रा का इस तरह से खड़े होकर साबिक वज़ीर आज़म 10 सेकेंड दे देना। जी जी नियाज़ साहब, बात मुकम्मल करें। मैं कह रहा था कि इससे हुकूमत से हम कोई भी तवक्को कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कन्वर्शन को नवाज अपने दौर में वापस कर दिए गया था, पता कितनी बड़ी भारी बात की है, कर रहे थे उनके खिलाफ पर्चा दर्ज हो गया, तो ये बहुत ही गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। खुसूसन कश्मीर के मामले में हमें बड़ा फूंक फूंक कर कदम रखना चाहिए, और मेरी हुकूमत से दरखास्त होगी कि खुदारा इस मसले को सियासी भीड़ ना जाने, पार्लियामेंट पास करे, बिल पास करे, और उसके बाद आप पूरी स्टेप उठाएं। सही, ये सियासी भीड़ जो आप बात कर रहे हैं, ऐसे मैं चाहूँगा इस पर भी बात हो, क्योंकि मरियम साहिबा बार बार ये बात वहाँ इंतखाबी जलसों में ये तासुर हो रहा है कि जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की रियासत वो खो चुकी है। इस पर भी हम आपसे बात करेंगे कि ये तासुर क्यों बनाया जा रहा है। नदीम कुरैशी साहब से मेरा जो सवाल है, कुरैशी साहब, ये बार बार ये बात हो रही है आपकी हुकूमत सूबा डिक्लेयर करने के चक्कर में लगी हुई है। पहले तो ये बताइएगा, ये आज़ाद कश्मीर की हैसियत, एक तरफ नरेंद्र मोदी बदल रहे हैं, दूसरी तरफ आपकी हुकूमत बदलना चाह रही है। देखिए, मैं समझता हूँ ये किसी भूरे इल्जाम से ज्यादा कुछ भी नहीं है। आपने भी फरमाया अपने प्रोग्राम के आगाज में, चूंकि मुझे ऑडियो का इशू था, आपने कहा जी वफाकी वज़रा जो सख्त जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं वो गैर मुनासिब है। ये जुबान इस्तेमाल करने पे ये लोग हमें मजबूर करते हैं। ये जब अपने आप को खुद कबूल वतनी का सर्टिफिकेट देते हैं, और इनके कैरियर पे दोनों जो मेरे जो दोस्त सुन रहे हैं, इन दोनों ने एक दूसरे के बारे में कहा हुआ है। नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि एतराज असल में सिखों की फहरिस्त है, पीपल्स पार्टी के वजीर दाखिला ने, हिंदुस्तान में भुट्टो ने और आसिफ जरदारी ने बारहा कहा कि नवाज शरीफ मोदी का यार है, हिंदुस्तान का एजेंट है। तो मैं समझता हूँ जब ये इस तरह की गुफ्तगू करते हैं, होना तो ये चाहिए था इस कश्मीर के इंतखाबात, ये बड़े सेंसिटिव दिनों में कश्मीर के इंतखाबात हो रहे हैं, जो उन्होंने अपने कानून में तब्दीली की कोशिश की हिंदुस्तान में, और कश्मीर की ज्योग्राफिकल हैसियत, कश्मीर की जो इंडिपेंडेंट हैसियत उसको खत्म करने की कोशिश की। उसके बाद ये पहले इंतखाबात है जो आजाद कश्मीर में है। होना ये चाहिए था, हमारी ये दोनों जमातें जो अपोजिशन में आज हैं, जिन्होंने अपने दौर में जो कश्मीर पर मकबूजा कश्मीर में जो पाकिस्तान का झंडा लहराया है, वो पूरी कौम को पता है।
इनको चाहिए था ये मकबूजा कश्मीर में होने वाले मजालिम पर आवाज उठाते, ये पूरी दुनिया की तवज्जो इस कैंपेन के साथ कश्मीरी बहन भाइयों के साथ होने वाले उस जुल्म के हवाले से आवाज बुलंद करके उठाते जो मोदी और उसका पूरा रिजीम बर्पा किए हुए पिछले कई सालों से। ये तो आजकल की बात नहीं है। कश्मीर से 1931 या उससे पहले से कश्मीरी लोग अपनी आजादी की जंग लड़ रहे हैं। इमरान खान तो पाकिस्तान का वो अजीम तरीन लीडर है कि जिसने यूएनओ में बिल्कुल दो टोक मौके अपनाया कि कश्मीर का मसला जब तक हल नहीं होगा, दो एटॉमिक पावर किसी भी वक्त किसी बहुत बड़ी बदतरीन सूरत का शिकार हो सकती है। ये इमरान खान ने कहा यूएनओ के प्लेटफॉर्म पे कि जो दुनिया समझती है कि हिंदुस्तान बहुत बड़ी इकोनॉमिकल मंडी है, अगर खुदा न खास्ता या हालात कशीदा हो गए तो ना इकोनॉमी रहेगी। ये इमरान खान ने पूरी दुनिया को कहा था कि जब तक कश्मीर का मामला पूरी दुनिया उस तवज्जो से नहीं देखती जिस तवज्जो से दुनिया के दीगर मामलात को देखती है, तो हम समझेंगे कि दुनिया हमारे साथ मुनाफत कर रही है। ये इमरान खान ने ह्यूमन राइट की सारी तंजीमों को कहा था, ये इमरान खान ने पाकिस्तान जो इस्लामिक तंजीमें उनको कहा था, ये इमरान खान है जिन्होंने हर फ्राइडे को कश्मीरी भाइयों से यकजहती के लिए पूरे पाकिस्तान में कैंपेन शुरू की। ये इमरान खान है जिन्होंने तमाम पूरे मुल्क में एक माहौल क्रिएट किया, इंटरनेशनल मीडिया को एंगेज किया, पार्लियामेंटेरियन वो ब्रिटिश हो वो यूरोप की किसी और कंट्रीज की हो, इतनी बड़ी तादाद में कभी लोगों ने कुरैशी साहब ये इमरान खान साहब पर ही इल्जाम ये लगाया जा रहा है कि अब पहले गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन चोरी किया गया और अब जो है वो इलेक्शन चोरी करने की आज़ाद कश्मीर की कोशिश की जा रही है, तो ये भी तो आप पर ही इल्ज़ाम लग रहा है कि जहां कश्मीर के आप मुकदमा की बात करें वहीं कश्मीर के इलेक्शन की चोरी का इब्तदाई तौर पर अभी से इल्ज़ाम आप पर लगना शुरू हो गया है। अच्छा देखिए, चोर की दाढ़ी में तिनका, इनको पहले से हालात नजर आते हैं, जो इन्होंने बोया वो ये काटने के लिए तैयार है, इनको पता है अपने करतूतों का। एक तो ये लफ्ज चोर पाकिस्तान की अदलिया ने, पाकिस्तान की आवाम ने, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी ने जिनके माथे पर लिख दिया ना, तारीख भी स्टोरी मिटा सकेगी। पाकिस्तान के वो कौन से प्रेसिडेंट थे जो यूके गए थे और ब्रिटिश अखबारों में अगले रोज लिखा हुआ था कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर इनसे सोच समझकर हाथ मिलाइएगा, ये अपने मुल्क में मिस्टर 10% मशहूर है। वो कौन सी पाकिस्तान की महान और बड़ी वो अजीम हस्ती है, पाकिस्तान की अदलिया लिखती है कि ये सिसिलियन माफिया है, ये अंडरवर्ल्ड के डॉन है। ये कौन लोग थे जिन्होंने ये सारा अपने माथे पर झूमर सजाया था? मैं समझता हूँ इस तरह की बातें करके लोगों को लीड ट्रैक करना कोई पॉसिबल नहीं है लोगों के लिए। इनको नजर आ रहा है कि कश्मीरी ये समझ गए हैं कि हमारी आवाज किसने बुलंद की है, हमारी उस तहरीक को जो लाखों लोगों की कुर्बानियों से, हजारों हमारी बच्चियों, बहनों, बेटियों, माओं के साथ जो मजालिम हुए, बदतरीन ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन मकबूजा कश्मीर में हो रही है, अगर किसी शख्स ने उसको पूरी दुनिया से मनवाया, जदीद दौर में आसान नहीं है कि आप फौज लेकर किसी मुल्क पर चढ़ जाए। ये कोई 600 साल पुराना दौर नहीं है, आपको दुनिया के साथ चलना पड़ता है। सही, लेकिन इमरान खान ने उस पूरे ट्रैक से पूरी दुनिया को आगाह किया है। मैं समझता हूँ हमें सबको होश के नाखून लेने चाहिए। मैं कश्मीर इलेक्शन के हवाले से जो आप लोगों के इतराज़ है, अखुनज़ादा चट्टान साहब से बात कर लें। चट्टान साहब ये करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो पता है कि उसके साथ कश्मीर के इलेक्शन में क्या होने वाला है, इसलिए चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी CV लेकर अमेरिका रवाना हो गए। ये इल्ज़ाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आप पर लगा रहे हैं कि बस आप तो हारे हुए हैं वहाँ। देखिए जी, जब से बिलावल साहब को चाइना जो कॉन्फ्रेंस 7 साल इसमें बुलाया गया और वहाँ पे उन्होंने तकरीर किया, अब जो वो अमेरिका गया, प्रेस्टन यूनिवर्सिटी में लेक्चर दिया, पता नहीं PTI वालों की, मैं सबको तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उनकी जो सराय की तर्जुमान है, जो गैर मुंतखब लोग है, जो इंसान के लिए भर्ती बदतमीजी के लिए एक फौज भर्ती किया है, उनको क्या आग लग गई है। हमें कश्मीर का अगर हमें पता है तो फिर आप लोगों को पैसे बांटने की जरूरत क्या है? क्या पैसे बांटते हुए वीडियो सामने नहीं आया? अगर आप लोग इतने मकबूल है, अगर आप लोगों को इतना लोगों की तायद हासिल है, तो फिर आप लोगों के पास कैंडिडेट क्यों नहीं है? आप लोग दूसरों के कैंडिडेट, मुस्लिम लीग के नून की कैंडिडेट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कैंडिडेट को क्यों तोड़ रहे हैं? आपके एक वफाकी मिनिस्टर के भी आर्ट सामने नहीं आया जो वहाँ पे लोगों को मिन्नतें कर रहे हैं कि आप वो बल्ले को दे दे। तो ये इनकी जो दानगी है वो तो बिल्कुल साफ नजर आ रही है और इनका जो बुखलाहट है
ये जो गालियां और गलूज पे आ गई है, इसकी वजह इनकी एस्टेब्लिशमेंट ने उसको कहा है कि भाई आप लोगों की ना अहली की वजह से, ना लायकी की वजह से हमने बहुत पानी सुनी, अब हम और आप लोगों के साथ नहीं दे सकते, आप जाने और आपका इलेक्शन जाने, हारते कि जीतते हैं। तो ये इनको पता ही नहीं है कि हम क्या कह रहे हैं। आप इनसे पूछिए, गंदा इनसे आप पूछिए कि आप मरियम नवाज को कह रहे हैं कि आपका बाप चोर है, तो क्या आपने इमरान खान के बाप का हिस्ट्री पढ़ा है कि वो क्या था, वो इकरामुल्लाह ने जी क्या था? इमरान खान नवाज शरीफ को तो फिर भी अगर अदालत से सजा, सर ये तो चोर चोर का राग तो जो है वो तीनों जानिब से एक दूसरे पर सियासी जलसों में भी और वहाँ पर भी लगाया जा रहा होता है, जो पार्लियामान चाहे वो ऐवान बाला हो ऐवान ज़ेरी हो। बहुत शुक्रिया अखुनज़ादा चटान साहब हमारे साथ मौजूद थे। नदीम कुरैशी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। गौस मोहम्मद नाज़िर साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ पर हमें ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और अब बात करेंगे कि सूरत हाल कोविड की क्या फिर से पेचीदा हो रही है कि सिंध में अब सख्त लॉकडाउन की तैयारियाँ की जा रही हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में खुश आमदीद। चौथी लहर की बार बार अब बात हो रही थी कोरोना केसेस के हवाले से, तो इसमें अब कराची में बहुत ज़्यादा 2 दिन से खबरें सामने आ रही हैं कि जो भारतीय वेरिएंट है डेल्टा, उसके केसेस बढ़ रहे हैं। सिर्फ लियारी के एक घर के अंदर 5 केसेस के बाद सूरत हाल अब तेज़ी के साथ बदल रही है और उस पर सिंध हुकूमत ने फौरी तौर पर लॉकडाउन के फ़ैसले कर लिए हैं। चंद दिन पहले जो खुशखबरी की सूरत में चीज़ें सामने आई थी कि इंडोर जिम्स भी खुल गए हैं और सैर व तफरीह के लिए भी चीज़ें खोल दी गई हैं और डाइन इन का भी आगाज़ कर दिया गया है, वो तमाम तर चीज़ें अब फिर से बंद करी जा रही हैं। स्कूल्स की क्लासेस जो 1 से 8वीं तक की हैं उनको बंद किया जा रहा है और उसके बाद भी कुछ पेपर्स अगर हैं उसके अलावा तमाम क्लासेस जो हैं वो भी बंद करने की बात हो रही है। तो कराची के 4 टाउन्स में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन, पेशावर इस्लामाबाद में स्मार्ट लॉकडाउन का आगाज़ किया जा रहा है और 26 जुलाई तक ये माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में नाफिज रहेगा। अब सूरत हाल जैसे ही सामने आई थी कि जनाब बेहतर हो गई है हालात और उसके बाद लोगों की रेल पेल बाज़ारों में शुरू हो गई, इंडोर डाइनिंग शुरू हो गई, जिम्स के भी चीज़ें शुरू हो गई हैं। मॉल्स में हमने रश देखा क्योंकि बकरा ईद की शॉपिंग के सिलसिले में मवेशी मंडियों में ख़ासा रश देखने में आ रहा था और जो एक SOP रखा गया था कि कोविड वैक्सीन का अगर आपके पास कार्ड है, आपने वैक्सीनेशन करवाई हुई है तो उसके बाद आप जा सकेंगे, आ सकेंगे, वो उस पर SOPs पर अमल होता हुआ नज़र ही कहीं नहीं आ रहा है। अब 2 करोड़ लोगों को वैक्सीन गुज़श्ता रोज़ कर दी गई, NCOC ने ये फिगर्स जारी कर दिए, लेकिन 22-22.5 करोड़ की आबादी में अगर 12 से 14 करोड़ लोगों को जब तक, क्योंकि 18 साल से नीचे अभी वैक्सीन नहीं करवाई जा रही है, 12 से 14 करोड़ लोगों को जब तक वैक्सीन नहीं की जाती है तब तक बहुत मुश्किल है कि पूरी तरह से मुल्क जो है वो खोल दिया जाए। उसके लिए एक तो वैक्सीनेशन का अमल तेज़ किया जाना ज़रूरी है, दूसरी जानिब SOPs के पर अमल दरामद करना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखना ये है कि अगले आने वाले वक्त में जो NCOC SOPs पर अमल करवाने की बार बार बात कर रही है और इंतज़ामिया इस हवाले से, सूबाई हुकूमतें, ज़िली इंतज़ामिया कोशिश कर रही है, उस पर सबसे ज़्यादा जो अमल है वो इस वक्त आवाम को करना है। लेकिन बहुत ज़्यादा जो सेक्टर्स इफ़ेक्ट हुए हैं इन तकरीबन 1.5 साल में, उनमें एक वो सेक्टर है जिसे हम कहते हैं कि रेस्टोरेंट्स। कराची की अगर हम सिर्फ बात कर लेते हैं, लाहौर की, इस्लामाबाद, पेशावर, बड़े शहरों की, तो वहाँ पर दर्जनों और सैकड़ों रेस्टोरेंट्स बंद कर दिए गए जिनमें ख़ास तौर पर सिर्फ और सिर्फ डाइन इन की सहूलत थी। तो उसके बाद ये कारोबार से जुड़े हुए लाखों लोग वो परेशान हो गए। आज हम इस सूरत हाल पर भी बात करेंगे और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि स्कूल्स में दोबारा से जो बंदिश की बात हो रही है। तो हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, फैज़ान रावत साहब, जनरल सेक्रेटरी ऑल कराची रेस्टोरेंट एसोसिएशन के। फैज़ान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। काशिफ मिर्ज़ा साहब, सदर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। पहले फैज़ान साहब आपसे आगाज़ कर लेते हैं। खुदा करके डाइन इन खुला था, आप लोगों के कारोबार दोबारा से अब चलने की बात हो रही थी, लेकिन जैसे ही ये मामलात आगे बढ़े हैं
और केसेस में बहुत तेज़ी के साथ इजाफा हुआ है कराची में, तो अब सिंध हुकूमत फैसला कर रही है कि डाइन इन बंद की जा रही है। तो ये आप लोगों की वजह से हो रहा है कि आप लोगों ने डाइन इन खोला है, SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रहे आप लोग क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, पहली तारीख को ऐलान होना था, नहीं हुआ। 3 तारीख को डाइन इन खुले और 3 तारीख को डाइन इन खुले। 5 तारीख से NCOC से डायरेक्ट ये बात हो रही है वहाँ से, इस्लामाबाद से, कि ये केसेस बढ़ रहे हैं, डेल्टा वेव है, फलानी चीज़ है। अभी आप ये देखिए कि आज हम 14 तारीख में हैं और अभी तक सही तरह डाइन इन खुले भी नहीं हो, डाइन इन में रश भी नहीं है। मतलब आप कोई फुटेज दिखा दें या डाइन इन में रश हो। अब ये बंद करना तो किसी चीज़ का हल नहीं है, ठीक है, डेल्टा वेव है, सारी चीज़ें। अब तो फिर ये मवेशी मंडी और जो दूसरी जगहों पे रश है, मैं बंद करने को नहीं कह रहा उनको, लेकिन ये बाकी जगहों पे जो रश है, वो डाइनिंग का रश तो कुछ भी नहीं है। डाइनिंग में तो बड़े सिस्टमेटिक तरीके से SOPs फॉलो करके होता है, और SOPs फॉलो सिर्फ हम कोविड के दौर से नहीं कर रहे। हम तो जब SFA हम पे रेड करता था उस वक्त से हम SOPs फॉलो कर रहे हैं। पिछले 1.5-2 साल से हमें ये जितनी भी SOPs दी जाती है उनके ऊपर हम अमल करते हैं। अब आप ये देख लें, UK में, USA में, अब इनको फॉलो करना है ना किसी चीज़ को, तो UK USA में तो मास्क भी नहीं पूछ रहे हैं, वैक्सीन भी नहीं पूछ रहे हैं, कोई चीज नहीं पूछ रहे, कोई चीज बंद नहीं कर रहे, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। उनके यहाँ लोगों ने वैक्सीनेशन कराई है, लोग वैक्सीनेट हो रहे हैं, हमारे यहाँ भी लोग वैक्सीनेट हो रहे हैं। आपने अगर लोगों को सही तरीके से चलाना है तो आप लोगों को वैक्सीनेट करें, आप वैक्सीनेशन के लिए चीजें लेकर आए। अगर आपको कोई इशू है, लोगों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करना शुरू कर दें, लेकिन ये हाल तो नहीं है ना कि आप कारोबारी बंद कर दें, एक चीज ही बंद कर दें। वो सेगमेंट जिसके ऊपर अभी कुछ हुआ ही नहीं है उसको आप बंद करने की बात कर रहे हैं। ना रश है ना कोई फुटेज दिखा दें, किसी डाइनिंग की मुझे फुटेज दिखाएं कि जहां पर ओवर क्राउडेड हो और स्टाफ हो। बाकी जगहों की फुटेज मैं आपको दे देता हूँ, मवेशी मंडी की मैं दे देता हूँ, सब्जी मंडी की मैं दे देता हूँ आपको, और जगहों की मैं दे देता हूँ, मॉल्स की मैं दे देता हूँ, इंडोर मॉल्स की मैं दे देता हूँ आपको, इंडोर मार्ट्स की मैं दे देता हूँ, सारी जगह की फुटेज मैं दे देता हूँ। आप मुझे सिर्फ इंडोर की फुटेज दिखा दें कि जहां पर रश लगाओ, जहां पर लोग बैठे हो, चढ़ रहे हो एक दूसरे के ऊपर। अब हमने अपने स्टाफ को भी वैक्सीनेट करा लिया है, तमाम चीजें, बैनर तक लगा दिए कि सिर्फ उसी को हम डाइन इन कराएंगे जो वैक्सीनेटेड है। अब इसके बाद अब डाइन इन बंद करना मेरी समझ में तो ये बात नहीं आती है। बिल्कुल सही। फैजान साहब, आपसे मजीद बात करते हैं कि कितना नुकसान इस 1.5 साल में आपके रेस्टोरेंट्स के लोगों का हुआ है, कितने रेस्टोरेंट्स बंद हो गए हैं, यह सूरत हाल क्यों है, और आपके हवाले से जो आप बात कर रहे हैं, ये तमाम जगहों पर हमने खुद रश देखा है, बहुत जगहों पर रश है, लेकिन डाइन इन में तो मेरा अपना जाना हुआ है। एक दिन मैं अपना, क्योंकि ऑन एयर एक्सपीरियंस बता सकता हूँ कि वहाँ जहाँ पर तकरीबन 20 से 22 टेबल्स थे, वहाँ पर तकरीबन 10-12 टेबल्स लगाकर एक तो डिस्टेंसिंग रखी गई है, फिर दूसरा ये कि एक टेबल पर एक ही तरह की फैमिली, एक ही तरह के लोग आकर बैठते हैं। मैशअप या मिक्सअप होना तो वहाँ नहीं होता है। ये पता नहीं हुकूमत किस हिसाब से इस पर सोच रही है कि उसी इंडोर मॉल्स के अंदर डाइन इन बंद है और इंडोर मॉल्स में लोगों का आना जाना दुकानों में वैसे ही खुला हुआ है। लेकिन स्कूल्स के हवाले से हम बात करेंगे। काशिफ मिर्ज़ा साहब, ये बताया गया कि जितने भी असातिज़ा हैं, अमला है, उनको तो वैक्सीनेशन करवा ली गई है, बच्चों की वैक्सीनेशन हुकूमत ने शुरू नहीं की है, तो फिर ये स्कूल जो बंद किए जा रहे हैं, इसकी क्या वजूहात आपको लग रही हैं? देखिए जी, ये तो बहुत इंतहाई अफसोसनाक है। ये जाहिर करता है कि हुकूमत की किसी किस्म की तालीम की कोई तरजीह नहीं है, और ये बड़ा अफसोसनाक रहा थ्रूआउट इस पेंडेमिक। 3 पिछली जो लहरें गुजरी हैं, आप यहाँ से अंदाजा कर सकते हैं कि सबसे पहले इन्होंने तालीमी अदारों को बंद किया और हमेशा सबसे आखिर में खोला, और तालीम को एक महज मजाक बना के रख दिया है। हालत यह है कि 1.5 साल गुजरने के बाद इस वक्त हमारे बच्चे सड़कों के ऊपर आ चुके हैं, और ये कह रहे हैं कि उनको किसी किस्म की कोई तालीम की कोई फैसिलिटी नहीं उनके लेते हैं। ऑनलाइन फैसिलिटी 2% से ज्यादा लोगों के बच्चों के पास नहीं, और वो भी अमीर तबका जो है वो अफोर्ड कर सकता है, लेकिन वो भी जो है वो उनके भी बच्चे जो हैं वो परेशान हैं कि जब तक फिजिकल क्लासेस ना हो तो वो तालीम का जो रियल सेंस है, जो एनवायरनमेंट है, क्लासरूम एनवायरनमेंट, वो क्रिएट नहीं होता। अब आपके सामने इस वक्त 1.5 साल के बाद एग्जाम का प्रोसेस है। इस वक्त सिंध में और बलूचिस्तान में कुछ हद तक हो चुका है, कुछ रहता है, बाकी जो है सूबे वहां पे अभी शुरू हो रहे हैं। तो आप ये सोचें कि हमारे 50 लाख बच्चों का मुस्तकबिल दाव पे है। एग्जाम नहीं, स्कूल में क्लासेस हो रही हैं, उनके सेशन का इशू है। हमारे पास जो 2,07,000 प्राइवेट स्कूल से, उसमें दूसरी लहर में 10,000 से ज्यादा बंद हो चुके हैं स्कूल। अब मजीद जिस तरह ये डिसकंटिन्यूटी के बरकरार रहेगी, हम तवक्को कर रहे हैं कि मजीद 20,000 स्कूल एक ऐसे मुल्क के अंदर
जिसमें पिछले 25 सालों के अंदर 57% आबादी बढ़ी हो, और आपके पब्लिक स्कूल जो स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है 25 आर्टिकल, और 1,52,000 स्कूलों से कम हो कि सरकारी स्कूल 1,31,000 रह चुके हो, ऐसे मुल्क में अगर वो प्राइवेट सेक्टर के फिल करने के बाद 2,07,000 स्कूलों में से खुदा ना करे मजीद 20,000 स्कूल बंद हो जाते हैं, तो उसके लिए तो कोई प्लेटफॉर्म नहीं उन बच्चों के लिए कि उनको आप तालीम कहाँ से देंगे। आप वैसे तो लाहौर में मौजूद हैं, लेकिन बहरहाल आप एसोसिएशन कैड करते हैं पूरे पाकिस्तान की। अब ये सिंध में ये फैसला हुआ है, बाकी पंजाब, KPK, इस्लामाबाद और बलूचिस्तान से आपके पास क्या खबरें? वहाँ पर तो जो मामूल के मुताबिक चीज़ें हैं वो चल रही हैं, या वहाँ पर भी ये बंदिश की बातें हो रही हैं कि अगले आने वाले दिनों में स्कूल्स बंद हो सकते हैं? देखिए जी, ये अभी तक जो अफसोसनाक जो इतला आई है वो तो फिलहाल तो सिंध के अंदर से है, लेकिन हमने जो अभी पेंडेमिक में 3 लहरें जो देखी हैं, पहली लहर तो चलें ठीक है अगर आपको नहीं पता था, लेकिन जो सेकंड और थर्ड वेव थी, ये तो हमारे इन पॉलिटिकल जो और हुकूमती जो जिम्मेदारान थे, ये इनकी मेहरबानी से आई थी। बड़े बड़े जलसे जुलूस, जैसे ही सूरत हाल बेहतर होती थी, हालात बेहतर होते, फिर दोबारा जलसे जुलूस करने की तरफ दौड़ते थे। अभी आप देख लें, अब अपोजिशन के बड़े बड़े जलसे जुलूस और इलेक्शन हो रहे हैं, उसके कंपेन हो रही है, इतने जिनको अवाम का बड़ा तकलीफ या दर्द है, ये सारे पहुंचे हुए हैं और इन्होंने SOPs की धज्जियां उड़ा रहे हैं। और फिर आप मुझे बताएं, इतने बड़े जलसे में जहाँ पे 2 लाख 3 लाख की अगर आप स्ट्रेंथ इकट्ठी करते हैं और फिर वो वापस जब बिखरते हैं और फिर वो वापस अपने शहरों को जब वो लोग जाते हैं, तो ये तो असल रूट कॉज है आपकी पेंडेमिक के अंदर जो इसको बढ़ाने की। तो जब तक ये जिम्मेदार जो लोग अपने आप को इस्लाह नहीं करेंगे, अब लोगों के रोजगारों को बंद करके, लोगों की प्रोफेशंस को खत्म करके, इकोनॉमी का बेड़ा गर्क करके, कोविड के अंदर आपका गवर्नमेंट का अपना डाटा ये कहता था कि 5.5 करोड़ लोगों का रोजगार था, जिनमें से 60% मुतासर हुआ है। अब 60% मुतासर होने का तो आपके पास कोई दूसरा प्लेटफॉर्म अपॉर्चुनिटी नहीं थी, और नतीजा ये निकला है रोजगार बढ़ी है। मैं अपने स्कूलों की आपको बता देता हूँ कि इस वक्त हमारे पास 15 लाख असातिज़ा थे, जिनमें से जो 7 लाख मुस्तकिल ये फील्ड छोड़ चुके हैं। अब आपका वो फील्ड भी छोड़ गई, टीचर भी आपके उस प्लेटफॉर्म को छोड़ चुके हैं। अब वो लोग क्या करें? नतीजा ये है कि आपकी करप्शन बढ़ी, क्राइम रेट बढ़ा है, और फिर हमारे बच्चे बहुत बड़ा फिगर आप काशिफ साहब बता रहे हैं कि स्कूल्स कितने बंद हुए, टीचर्स कितने बेरोजगार हुए। ये सूरत हाल जो है वो रेस्टोरेंट्स में भी नज़र आ रही है। फैजान साहब, ये हमने 1.5 साल में देखा कि मुकम्मल तौर पर इंडोर तो डाइनिंग तकरीबन बंद रही है, इक्का दुक्का शुरू हुआ फिर बंद हो गया, लेकिन ये सिंध में ज़्यादा ये सूरत हाल रही है। आप कराची को रिप्रेजेंट करते हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, यहाँ पर ये सूरत हाल क्यों ज़्यादा हो रही है? मैंने अपना एक्सपीरियंस नाज़रीन से आपसे शेयर किया है कि मैंने बड़ा बेहतर देखा रेस्टोरेंट को अंदर से इंडोर डाइनिंग में। तो ये क्या वजूहात है कि आपसे कोई बातचीत नहीं हो रही इंतज़ामिया की कि भाई इंडोर डाइनिंग में हम बाहर से आउटडोर से ज़्यादा SOPs पर अमल दरामद कर रहे हैं, तो क्यों फिर बंद किया जा रहा है? आप इस बात से तो चीज 3 तारीख को खुली है तो सही से खुली भी नहीं है, क्योंकि इंडोर डाइनिंग खोलने के लिए बहुत सारे लवाजमात सही करने पड़ते हैं। आपको AC ठीक करने पड़ते हैं, सब चीजें ठीक करनी पड़ती हैं, अपनी सिटिंग अरेंजमेंट ठीक करनी पड़ती है। 50% कैपेसिटी में हमने खोला, उसमें टाइम लगता है। 3 तारीख को नोटिफिकेशन आया, अभी 5 को वो लोग खुले भी नहीं थे। आपने 5 तारीख को उन पर इल्जाम डालना शुरू कर दिया, और आज आपने बैठ के जो है वो कह दिया कि जी इसको बंद कर दें। तो मुश्किल से जो डाइनिंग 1 हफ्ता हुआ है खुले हुए, वो कोरोना फैलने का जिम्मेदार कैसे? और दूसरी चीज आप खुद ही 50% डाइनिंग पे आती है, काफी डिस्टर्ब है। आप जहाज में 6 इंच का फासला है दरमियान में, और 2 घंटे फ्लाइट है। हमारे डाइनिंग 30 मिनट के अंदर, 40 मिनट के अंदर बंदा खा के बाहर चला जाता है, और मुकम्मल SOPs फॉलो हो रही हैं। आप यकीन करें 50% रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं, और बाकी 20-30% बंद होने के करीब है। अब ये वो लोग जो है वो सर्वाइव कर पा रहे हैं थोड़ा बहुत। जो टेक अवे डिलीवरीज का सिस्टम है, बहुत सारे डाइनिंग रेस्टोरेंट में टेक अवे डिलीवरी का कोई सिस्टम ही नहीं है, और अगर वो डिलीवरी कराते हैं तो उनका फूड उस काबिल नहीं रहता कि वो डिलीवरी पे खाया जा सके, या टेक अवे पे बंदा घर लेके जाए और वो खा सके। तो ये डाइनिंग पे तो इन्होंने कोई ना
अच्छा फैज़ान साहब से हम दोबारा से रब्ता करते हैं, कुछ टेक्निकल इशू है। हम बात कर रहे हैं इस वक्त कि जो बार बार बंदिश हो रही है, बार बार इस वक्त रुकावटें हो रही हैं कारोबार में, एक तो SOPs के हवाले से। लेकिन फैज़ान साहब मेरा सवाल आपसे ये भी है कि कितना ये आपके सेक्टर में लोग बेरोज़गार हुए हैं, कितने, जिस तरह काशिफ साहब बता रहे थे स्कूल इतने बंद हो गए, इतने असातिज़ा बेरोज़गार हो गए। सिर्फ हम कराची की बात कर लेते हैं तो यहाँ कितना नुकसान हुआ है अब तक का? कंफर्म फिगर है हमारे यहाँ 4 से 5 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं। अच्छा, 4-5 लाख, अब आप उनकी फैमिलीज का अंदाजा लगा लें। और हमारे यहाँ जो रेस्टोरेंट में लोग काम करते हैं, देखें, हम जो बच्चा कभी स्कूल नहीं गया होता उसको नौकरी देते हैं, और जो MBA है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसको भी नौकरी मिलती है हमारे यहाँ। आप ये देखें कि हमारे यहाँ आधे से ज्यादा जो है ना गैर मकामी लोग हैं। पूरे पाकिस्तान का ट्रैफिक रेस्टोरेंट्स में आगे काम करता है। आप जाते होंगे रेस्टोरेंट में, अक्सर होंगे कि वो हर जबान बोलने वाला बंदा हमारे पास काम करता है। अब वो देखिए, उनके शहर, सिर्फ कराची में बेरोजगारी नहीं फैलेगी, ये तो उनके गांव में, देहात में, तमाम जगहों पे बेरोजगारी फैल जाएगी। अब जब पैसे नहीं आ रहे होंगे, रेस्टोरेंट बंद हो रहे होंगे, 1-2 महीने में अपनी जेब से दे सकता हूँ, 3 महीने दे सकता हूँ, उसके बाद में कहाँ से दूंगा? तो ये जितनी भी अनसर्टेनिटी है, देखिए मईशत में इस वक्त, आपकी मईशत को जो है ना, वो इस वक्त आप समझे वेंट के ऊपर है। ये आपको तो थोड़ी देर बाद पता चलेगा, आप बस बंद कर देते हैं। ईद पे आपने ताजिरों का इतना नुकसान किया, अलाइड इंडस्ट्रीज बहुत सारी है, शादी हॉल बंद कर दो, डाइनिंग बंद कर दो। अरे भाई, शादी फिर भी होगी, लेकिन आप ये देखिए कि उससे कारखानेदार, बढ़ई, कपड़े सीने वाला और कई इंडस्ट्री जुड़ी हुई, हमारे साथ मीट वाले, मीट देखिए कितना महंगा बीच में हो गया था। तो वो इसी वजह से हुआ था कि आपने, जाहिर सी बात है, 100 मुर्गियां बनानी है, महंगी बनेगी, 1 लाख मुर्गी बनानी है, सस्ती बनेगी, तो वो महंगी हो गई। उसके बाद जो अलाइड इंडस्ट्रीज हैं, बेवरेजेज हैं, दूसरी चीजें, वो सब टैक्सेबल है ना, वो सारे टैक्सेबल है, GST भरते हैं, SST भरते हैं, तो गवर्नमेंट के रेवेन्यू में भी तो फर्क आएगा। तो इनसे पूछो तो सही, डाइनिंग में ऐसा क्या फॉल्ट है कि जो सिर्फ डाइनिंग ही बंद करते हैं, फौरन मसला जाके डाइनिंग पे गिरता है, स्कूलों पे गिरता है, शादी हॉल में गिरता है, जबकि आप वहाँ पर SOP ज्यादा अच्छी तरीके से फॉलो करा सकते हैं। बनिस्बत इसके कि आप मंडी चले जाए, अभी मवेशी मंडी, आप चले जाए सब्जी मंडी सुबह, आप चले जाए किसी मार्ट के अंदर बड़े, आप चले जाए किसी शॉपिंग मॉल में, तो आप मुझे बता दें कि SOP यहाँ ज्यादा फॉलो हो रही है या हमारे रेस्टोरेंट में ज्यादा फॉलो हो रही है। सबसे हल्का रेस्टोरेंट में भी चले जाएंगे ना, तो आपको SOP फॉलो होती हुई नजर आएगी। वो आपको अंदर ही नहीं आने देगा बगैर मास्क के, बगैर जो है वो फीवर चेक किए, बगैर सर्टिफिकेट चेक किए। तो अब हमसे क्या चाहते हैं ये लोग? तो मेरा सवाल आपसे ये था फैज़ान साहब कि आपसे कोई राब्ता, जब ये बंदिश के लिए पूरा प्लान सिंध हुकूमत कर रही थी, आपसे कोई राब्ता हुआ है? आपकी ऑर्गेनाइजेशन है पूरी, उसके साथ, एसोसिएशन के साथ कोई राब्ता किया गया कि हम ये बंद करने जा रहे हैं, इतने दिन का हम बंदिश का पूरा प्लान कर रहे हैं? तो कोई आपको, क्योंकि स्टेक होल्डर हैं आप, आपसे कोई राब्ता हुआ है? किसी ने कोई राब्ता नहीं किया, लेकिन वो उनका कहना ये है, वो कह ये रहे हैं कि हमसे तो NCOC डेली बेसिस पे रिपोर्ट लेती है, तो पहले 7% हुआ, 8% हुआ, 9% हुआ, कह रहे हैं आज कोई 14.7% की रेशो है। जी हाँ। तो मैं हमारी अपनी जगह बीमारी के लिए हम तमाम चीजें करने को तैयार हैं, हर SOP फॉलो करने को तैयार है, लेकिन बंद करना कोई हल नहीं है। अभी तो 5वीं, 6वीं, 7वीं लहरें आती रहेंगी, फिर इसका मतलब ये है कि हम कारोबारी बंद कर दें, रेस्टोरेंट बंद हो जाए, शादी हॉल बंद हो जाए, मार्केटें बंद हो जाए, स्कूल बंद हो जाए। तो अभी आपको स्कूल वालों ने बताया, हमने बताया, बात दरअसल ये है कि इतना नुकसान हो गया है कि जो अनकाउंटेबल नुकसान है। देखिए, आपके पास इसकी कोई रजिस्टर्ड वैल्यू नहीं है इस वक्त, लेकिन आप 4 से 5 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं, लोगों ने अपने रेस्टोरेंट बंद कर दिए, कर्जदार हो गए। और सिंध, जहां तक सिंध गवर्नमेंट से हमसे पूछने का ताल्लुक है, किसी ने कोई राब्ता नहीं किया। उनको राब्ता करना चाहिए था, बात करनी चाहिए, कमिश्नर साहब को भी राब्ता करना चाहिए था, वजीर साहब मौजूद नहीं है, नासिर साहब को राब्ता करना चाहिए, किसी को तो राब्ता करना चाहिए था कि ये हम करने जा रहे हैं, आप इसके लिए बताएं कि आगे क्या हो सकता है। तो हम फिर उनको गाइड करते कि सर ये जो चीज हो रही है, ये इस पॉलिसी के तहत ये चीज सही नहीं है। तो राब्ता तो किसी ने भी नहीं किया। सही, यही चीज़ सवाल मैं काशिफ मिर्ज़ा साहब से जानूंगा। काशिफ साहब, आपकी इतनी बड़ी एसोसिएशन है, मतलब करोड़ों बच्चे हैं जो स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, लाखों स्कूल्स हैं, लाखों असातिज़ा, तो आपके साथ कोई राब्ता हुआ है सिंध में? क्योंकि ये बंदिश हुई है, यहाँ सिंध के ज़िम्मेदारान जो आपके एसोसिएशन के हैं, उनके साथ हुकूमत ने बात की कि जनाब स्कूल्स की बंदिश हम करने जा रहे हैं अगले इतने दिनों तक के लिए, कोई बात हुई है या अकेले ही फैसले किए जा रहे हैं? देखिए, ये तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, और आप यहाँ से अंदाजा करें कि इस वक्त हमारे मुल्क भर के अंदर जो पब्लिक और प्राइवेट तालीमी इदारों को मिलाया, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, तो यहाँ पे हमारे 5.5 करोड़ बच्चा है
जो तालीमी अदारों में पढ़ता है। जब से ये पैंडेमिक आया है किसी लेवल पे कभी किसी ने रब्ता नहीं किया। ये तो बादशाह सलामत जैसा इनके रवैये हैं, घर बैठते हैं, अपनी मीटिंगें खेलते हैं और मीटिंगों के बाद अचानक हमें मीडिया से पता चलता है कि जनाब ये बादशाह सलामत ने नया हुक्म जारी कर दिया। तो ये आज भी जो है वो एक महकूम कौम की तरह, बल्कि हमें तो शायद रियाया का भी दर्जा ये नहीं देते और फैसले भी ऐसे होते हैं, अब्रप्ट किस्म के वो फैसले होते हैं। आप एक तरफ देखते हैं हम कि यूएसए में, यूके के अंदर जश्न मनाए गए हैं और उन्होंने कह दिया कि अब तमाम नॉर्मल लाइफ जो है उसकी तरफ हम वापस जा रहे हैं और उन्होंने मुकम्मल तौर पे ये बात समझ ली है। उन्होंने वैक्सीन की बेहतरीन अपॉर्चुनिटी अवेल की है। हमारे बदले सीधी ये है कि खैरात पे मिलने वाली वैक्सीन के ऊपर हम गुजारा कर रहे हैं। जिस जगह पे मुफ्त में हमें वैक्सीन मिलती है, पानियों पे टेस्ट की जा रही है, हमें को ये नहीं पता कि वैक्सीन कराने के बाद भी हम सेफ हैं नहीं सेफ हैं। अगर आप सेफ आपने डिसाइड किया कि वैक्सीन ही होनी है तो ये तालीमी इदारे बंद करके वैक्सीनेशन कैसे होगी जनाब? टीचर तो हमारे पास जब नहीं आएगा तो वो वैक्सीनेट नहीं होगा। जब वैक्सीनेट नहीं होगा तो फिर जब भी आप तालीमी इदारे खोलेंगे तो ये खतरा तो मत। और फिर हमारे जो बच्चे हैं क्या उनका 1.5 साल जिस तरह आपने बर्बाद कर दिया, तो क्या आइंदा कितने सालों में आपने जलसे टूर तो बंद नहीं करने, तो ये लाजमन चौथी लहर भी आनी है, 5वीं भी 6वीं भी 7वीं, अल्लाह ना करे ये हो, क्योंकि इनको तो ये कोई खुदा का खौफ नहीं आ रहा। अगर ये आज सिंध में है तो ये असर फिर अब आपको बाकी सूबों में दिखाई देगा। फिर दोबारा पाकिस्तान बंद होंगे, फिर हमारे बच्चे दोबारा बर्बाद होंगे, फिर वो बच्चे सड़कों पे होंगे और वो अपने एहतजाज करेंगे, वो वास्ते देंगे कि खुदा के लिए हमारे एग्जाम जो है वो पोस्टपोन करो, हमने पढ़ा नहीं है। लेकिन इनकी औलादें क्योंकि पढ़ रही हैं, इनके घरों में ट्यूटर आ रहे हैं, तो आम इंसान का, आम पाकिस्तानी का क्या बनेगा? 7.5 करोड़ बच्चा है हमारा पाकिस्तान में, तो इनमें 5 करोड़ बच्चा जो चलो तालीमी इदारों में था, बाकी जो 2.5 करोड़ बच्चा आउट ऑफ स्कूल है, उनकी तालीम का जो अभी तक कोई बंदोबस्त नहीं। तो जो पढ़ रहा था हमने उनको भी तालीमी इदारों से बाहर निकाल दिया। अब फिर जो टीचर्स थे, जो तालीमी इदारे थे, वो सब कुछ बर्बाद हो गए। तो फिर मुझे ये बताएं आइंदा आने वाले सालों की क्या प्लानिंग है इनकी? आगे तो इनके इलेक्शन शुरू हो जाने, तो इसका मतलब तो ये है कि ये नॉन सीरियसनेस है, ये स्टेक होल्डर्स को कभी एतमाद में नहीं लेते और इसका नतीजा जो है वो हमें पूरी। अब जो हालात जो इस वक्त चल रहे हैं, अब ये जिस तरह SOPs का पूरे एजुकेशन सिस्टम में, चाहे स्कूल है, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, आप जो NCOC का अपना रिकॉर्ड ये कहता है, मेरा प्राइम मिनिस्टर कहता है, चेयरमैन NCOC कहता है और तमाम वज़रा तालीम ने कहा है कि तालीमी इदारों से कोविड नहीं फैला, तालीमी इदारों में SOPs का। और फिर जो दूसरी और तीसरी लहर के अंदर रैंडम टेस्टिंग हुई हैं, लाखों की तादाद में हुई हैं, कोई बड़ा फिगर सामने नहीं आया। और जो ये सब, क्योंकि देखिए तालीमी इदारे में यही वो एक महफूज जगह थी कि जहाँ पे एक गाड़ी में 4 बच्चे हैं, SOPs का अगर पेरेंट्स ने नहीं भी ख्याल किया, लेकिन जैसे वो दरवाजे से एंटर होते हैं उसका टेम्परेचर चेक होता है, हैंड सैनिटाइज होते हैं, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखता है, मास्क पहना जाता है और बच्चे एजुकेट होते हैं, टीचर होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, नतीजा पूरी ओवरऑल सोसाइटी होती है। अब आप खुद ही कह रहे हो कि वैक्सीनेशन करो, वैक्सीनेशन तो हो रही है, तो आप क्यों तालीमी अदारे, कारोबार, दुनिया के दूसरे शोबाजात बंद करते हैं? कोई चाहे वो होटल वाला है, रेस्टोरेंट वाला है, मार्केट्स वाला है, उन लोगों को भी तो रिस्क कमाना है, उन लोगों को भी अपनी नस्लों को पालना है। तो अगर आपने एक सिस्टम का बेड़ागर किया, अगर आपने एक फील्ड का बेड़ागर किया, अब तालीमी इदारे, अगर हम अपने तालीमी इदारे और टीचर्स की बात कर रहे हैं, स्टूडेंट की, तो वो पेरेंट भी तो हमारे ही उस सिस्टम का हिस्सा है। जब उनको रोजगार नहीं मिलेगा तो तरीकाकार जो है वो हुकूमतों ने तय ही नहीं किया। और हद तो ये है कि 3 सवा साल का ये अरसा गुजर जाने के बावजूद भी हम कुछ प्लान बेहतर तौर पर नहीं कर पाए। सिर्फ एक ऑर्डर आता है कि ये बंद कर दो और उसके बाद वो बंदिश हो जाती है। उससे कितना नुकसान हो रहा है इकॉनमी का और कितना नुकसान हो रहा है इस वक्त अगले आने वाले नस्लों का, इसका भी ख्याल शायद हम नहीं रख रहे हैं। बहुत शुक्रिया फैज़ान रावत साहब, आपका भी, काशिफ मिर्ज़ा साहब, आप दोनों अहबाब का शुक्रिया अदा करते हैं। प्रोग्राम से मुदस्सर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।